नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो राजस्थान बोर्ड है उसके पाठ्य पुस्तक के 5वीं यूनिट विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखी कोई कुंडली है और उस कुंडली के घूर्णन गति करने से उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, उसमें प्रेरित विद्युत धारा कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, इस टॉपिक को यहां पर हम समझेंगे। हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए दो चुंबक ले रहे हैं। ये हमारे पास में दो चुंबक हैं, एक चुंबक का N सिरा, दूसरी चुंबक का S सिरा, और इसके बीच में हम यहां पर कोई कुंडली रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो कुंडली है वो हम ले रहे हैं यहां पर आयताकार कुंडली, और इन दोनों चुंबकों के मध्य जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो हम कंसीडर कर लेते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो B है। चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, वो है दोनों चुंबकीय ध्रुवों के अनुदेश इस दिशा में है चुंबकीय क्षेत्र B, तथा क्षेत्रफल सदिश इस कुंडली के ठीक लंबवत दिशा में ये हमारे पास में है इस कुंडली का क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर। यहां पर हम कुछ चीजें लेकर चलेंगे, जैसे जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र है वो कैपिटल B है और जो कुंडली है उसका क्षेत्रफल कैपिटल A है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आप समझेंगे, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B है तथा कुंडली का क्षेत्रफल A है। किसी क्षण पर B वेक्टर व A वेक्टर के मध्य का कोण थीटा है। दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमने कंसीडर कर लिया है दोस्तों थीटा। और जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि इसकी जो घूर्णन अक्ष है वो ये है और इसके चारों ओर ये ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें A क्षेत्रफल वाली हमने कुंडली रखी है और उसको हम घूर्णन गति करवा रहे हैं। कुंडली का जो कोणीय वेग है वो भी हम यहां पर पुट कर देते हैं। कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा है। कोणीय जो आवृत्ति है दोस्तों वो ओमेगा है। ओमेगा कोणीय वेग से यहां पर घूर्णन गति कर रहा है। जैसे हम ये कंसीडर कर लें कि जो कुंडली है वो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी हुई है। क्षेत्रफल सदिश इधर होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर होगा, और चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। देखिए, एक बार समझ लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र N ध्रुव से S ध्रुव की ओर इस दिशा में, और जो क्षेत्रफल सदिश होता है वो सदैव क्षेत्रफल के लंबवत होता है। जैसे ये हमारे पास में कुंडली है तो इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा, इसके ठीक लंबवत दिशा में होगा। ये जब लंबवत रखी हुई है फिर हम इसको घूर्णन गति करवा रहे हैं, चाहे तो इधर घूर्णन गति करवा दो चाहे इधर घूर्णन गति करवा दो। जब इसको हम घूर्णन गति करवा देते हैं, जैसे हम कंसिडर कर लेंगे T समय पश्चात, ये चुंबकीय क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश के बीच का जो एंगल है वो थीटा बन जाता है। तो T समय के पश्चात यदि थीटा कोण बनता है तो जो कोणीय वेग है ओमेगा बराबर थीटा अपॉन T लिखा जा सकता है, जिससे हम थीटा बराबर ओमेगा T भी पुट कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है हम अभी यूज में लेंगे कि यहां पर ये जो थीटा है वो B वेक्टर तथा A वेक्टर के मध्य का कोण है। हम जानते हैं, देखिए आप क्या जानते हो दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स
चुंबकीय फ्लक्स के बारे में आप क्या जानते हैं दोस्तों, देखेंगे यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू आप जानते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर बी ए कोस थीटा, जहां ये जो थीटा है वो बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण है, जहां थीटा चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर के मध्य का कोण है दोस्तों। तो हमारे पास में यहां से क्या निकल कर आएगा, जो फाई बी है वो होता है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर बी ए कोस थीटा आ गया, जहां थीटा बी वेक्टर तथा ए वेक्टर के मध्य का कोण है दोस्तों। अब यहां पर हम बात करें कि यदि ये जो कुंडली है इसमें खूब सारे, जैसे तांबे की बनी हुई कुंडली है, इस तरीके से खूब सारे तांबे के फेरे हैं, हम यहां पर फेरों की संख्या कैपिटल एन कंसीडर कर लेते हैं, तो क्या निकल कर आएगा दोस्तों, देखिए यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है, तो कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या रह जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में एन बी ए कॉस थीटा। इसको मैं देता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर 2, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, एक को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि इसको हम पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहां से आप देखेंगे फाई बी इक्वल टू एन बी ए कॉस ओमेगा टी, इसको मैं देता हूं समीकरण 3। देखिए दोस्तों यहां पर आप समझेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर हमने इस कुंडली को रखा है, और ये जब कुंडली अपनी घूर्णन अक्ष के रेस्पेक्ट घूर्णन गति करती है तो इसमें से गुजरने वाली जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें परिवर्तन आता है, अर्थात उस कुंडली से संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसमें परिवर्तन आता है। और हम जानते हैं कि जब किसी परिपथ से या कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ या कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी प्रेरित विद्युत वाहक बल की वैल्यू यहां पर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। हमने यहां तक चुंबकीय फ्लक्स देख लिया है, टी के रेस्पेक्ट इस प्रकार से बदलता है, यदि टी बदलता है तो फाई बी की वैल्यू भी बदलेगी। अब दोस्तों हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, हम जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के दूसरे नियम से, फैराडे के द्वितीय नियम से, दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं दोस्तों, देखेंगे आप E इक्वल टू जानते हैं माइनस में डी फाई बी अपॉन डी टी। देखिए दोस्तों एक बार समझ लेंगे यहां पर, यदि यहां पर आप कैपिटल एन लेते हैं तब आप यहां मत लीजिए, यहां पर फाई बी लेकर चल रहे हैं तो यहां पर एन ले लिया तो वहां पर हम एन लेकर नहीं चलेंगे। तो अब समीकरण 3 को उपरोक्त समीकरण में हम पुट कर देंगे, समीकरण 3 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर रख देंगे, क्या निकल कर आएगा दोस्तों, देखेंगे यहां पर आप E इक्वल टू माइनस में डी बाई डी टी, फाई बी की जो वैल्यू है वो है एन बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए कॉस ओमेगा टी। यहां से आपके पास में जो टी के रेस्पेक्ट कांस्टेंट है एन, फेरों की संख्या बी, चुंबकीय क्षेत्र था ए, कुंडली का क्षेत्रफल, उसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले लेंगे, और जो टी पर डिपेंड करता है कॉस ओमेगा टी, यहां पर टी पर डिपेंड करता है, उसको हमने अंदर रहने दिया। तो ई बराबर हमारे पास में आ गया एन बी ए
कोस ओमेगा टी का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो होता है दोस्तों माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो यहां पर ओमेगा इसके गुणा में आ जाएगा। मैंने वो गुणा वाला ओमेगा यहां पर पुट कर दिया है दोस्तों। तो यहां पर E बराबर हमारे पास में आ गया है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में आ चुका है दोस्तों। E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब हम आगे देखेंगे कि इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को किस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से समझ लेंगे कि जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने इस कुंडली को रखा और जब ये घूर्णन गति करती है तो इसमें से पारित जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या है उसमें बदलाव आता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन आता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है। और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आता है तो परिपथ या कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इसमें से एक विद्युत धारा भी प्रवाहित होगी। उस विद्युत धारा का मान भी यहां पर हम फाइंड आउट करेंगे दोस्तों हमने देख लिया था कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान कितना होता है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर कि कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की जो कुंडली है उसमें कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वो हमने अभी देखा है। E बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, जहां ये जो n है वो कुंडली में फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र में एक कुंडली रखी हुई है, कुंडली का ये क्षेत्रफल है A और कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल था, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र है, फॉर्मूला है। अब यहां पर आप देखेंगे जहां E नोट है वो है एन बी ए ओमेगा, ये इसे हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो कुंडली के अंदर उत्पन्न हुआ। प्रेरित विद्युत वाहक बल का शिखर मान कह सकते हैं। शिखर मान का मतलब होता है अधिकतम मान, शिखर बल का मतलब है अधिकतम मान। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का जो अधिकतम मान है वो होता है एन बी ए ओमेगा, जिसको हम ई नोट से पुट करते हैं दोस्तों। देखो ये वाली जो वैल्यू है वो कैसे आती है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान होता है वो होता है 1, तो E का मान E नोट के बराबर आ जाएगा। तो E नोट होता है शिखर मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कह सकते हैं इसको। यदि कुंडली में फेरों की संख्या, यदि कुंडली में फेरों की संख्या, सॉरी यहां पर यदि कुंडली का प्रतिरोध, हमने फेरों की संख्या कैपिटल N पहले ही ले लिया है। यदि कुंडली का प्रतिरोध, यदि कुंडली का जो प्रतिरोध है वो हमारे पास में है कैपिटल R है, तो कुंडली से प्रवाहित धारा, कुंडली से प्रवाहित धारा, देखिए प्रेरित धारा I बराबर होता है E बट्टे में R। तो E की वैल्यू यहां पर हम पुट कर देंगे। इसको मैं देता हूं दोस्तों इक्वेशन नंबर 4, कि समीकरण 4 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 4 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर यदि हम इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास में धारा I बराबर E बट्टे में R, E की जो वैल्यू है वो दोस्तों E नोट साइन ओमेगा टी है अपॉन R। इसको हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं, I इक्वल टू I नोट साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में आ गया है धारा का, प्रेरित धारा का मान। जहां आप देखेंगे दोस्तों कि जो I नोट है वो है E नोट अपॉन में R के बराबर। इसको हम
एन बी ए ओमेगा अपॉन आर से भी पुट कर सकते हैं। ये जो आई नॉट है वो है प्रेरित धारा, प्रेरित धारा है, उसका अधिकतम या शिखर मान है, शिखर मान भी कह सकते हैं या हम कह सकते हैं दोस्तों अधिकतम मान। प्रेरित धारा है उसका शिखर मान या जो अधिकतम मान है वो है आई नॉट दोस्तों। तो ये जो कुंडली है उसमें जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया, विभवांतर उत्पन्न हो गया, तो उस कुंडली में से इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोस्तों। अब मैं यहां पर एक वक्र का निर्माण करूंगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा समय के बीच में खींचा गया ग्राफ। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं। जो समय है, एक मैं टेबल का निर्माण यहां पर कर रहा हूं दोस्तों। समय है उसको मैंने कुछ भागों में डिवाइड किया है, 0, फिर जो समय है वो t/4 लिया है मैंने, फिर t/2, 3t/4 और t समय के अंतर्गत हमने समय को डिवाइड किया है। फिर ओमेगा टी का यहां पर मान देखेंगे, फिर हम यहां पर साइन ओमेगा टी का मान यहां पर इसमें पुट करेंगे और फिर E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का मान यहां पर पुट करने वाले हैं। ये मैं एक टेबल का निर्माण कर रहा हूं। इस टेबल को आप लोग समझेंगे क्या है, इसमें क्या आएगा वो यहां पर आप लोग देखेंगे। सर्वप्रथम एक चीज समझ लीजिए, मैंने यहां पर ओमेगा लिखा है। ये जो ओमेगा होता है वो होता है दोस्तों 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी के बराबर होता है दोस्तों। ये हमारे पास में ओमेगा का फॉर्मूला होता है। यहां पर हमारे पास में है ओमेगा टी, मतलब 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और स्मॉल टी की वैल्यू ये रखते जाएंगे तो हमारे पास में ओमेगा टी का मान आता चला जाएगा। तो जब पहला मान है स्मॉल टी का मान है 0 रखेंगे तो ओमेगा टी का मान 0 आ जाएगा। और जब यहां पर t/4 रखेंगे, इसका मतलब हो गया कि यहां पर t/4 रखना है, t से t कैंसिल हो गया, 1 2 से 1 2 भी कैंसिल हो गया, π/2 मान आएगा। फिर यहां पर हम पुट करेंगे t/2, जब t/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई है पाई। और जब यहां पर हम दोस्तों 3t/4 पुट करेंगे तो 2 से 1 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास में t से t कैंसिल हो गया, 3π/2 आएगा, 3π/2 यहां पर निकल कर आएगा। फिर उसके बाद में आप देखेंगे दोस्तों, जब हम यहां पर t पुट कर दे तो t से t कैंसिल हो गया, हमारे पास में 2π मान निकल कर आएगा। अब साइन, इसका मतलब है 0, साइन 0 का मान 0, यह है साइन 90, π/2 का मतलब है 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है दोस्तों 1, साइन पाई का मान होता है 0, और यह है 270, और 270 पर साइन की वैल्यू होती है -1, फिर से 0 वैल्यू प्राप्त होगी। और ई का जो मान है दोस्तों यहां पर आएगा आपके पास में 0, ई नॉट, फिर से 0, माइनस में ई नॉट और फिर से 0। यदि मैं यहां पर ग्राफ खींचूं, यहां पर एक हम ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं, इस तरफ तो हमने लिया है प्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरी तरफ हमने लिया है समय, समय लिया है स्मॉल टी। देखिए दोस्तों, जब हम इस समय अंतराल को 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, ये तो समय है 0, फिर हम समय की बात करते हैं t/4, फिर समय की बात करते हैं t/2, फिर 3t/4 और फिर हमारे पास में है अंतिम समय 2π। तो 0 पर जो वैल्यू है दोस्तों वो है 0, 0 पर जो वैल्यू है ई की वो है 0, इधर हमने ई लिया है, इधर हमने समय लिया है, इधर हम ये वाली वैल्यू के ऊपर ये वाली वैल्यू रखते चले जाएंगे। तो t/4 पर जो वैल्यू है वो है दोस्तों ई नॉट के बराबर, ये जो वैल्यू है वो ई नॉट के बराबर। फिर t/2 पर इसकी वैल्यू फिर से 0 प्राप्त हो गई है, फिर 3t/4 पर इसकी वैल्यू प्राप्त होती है माइनस में ई नॉट। तो ये जो वैल्यू है वो माइनस में ई नॉट है, यदि आप इसको मिला दें यहां पर तो इस तरीके से वैल्यू प्राप्त होगी। फिर t पर इसकी जो वैल्यू है
टी का मतलब हो गया 2 पाई कोण पर उसकी वैल्यू फिर से 0 प्राप्त होती है। तो इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को प्राप्त होता है दोस्तों, इस तरीके का ग्राफ आप लोगों को मिलेगा। ये एक ज्या वक्र होता है, साइन का वक्र होता है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी का वक्र है। देखिए यहां से स्पष्ट हो रहा है कि इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि कुंडली को घूर्णन गति करवाई जाती है तो उस कुंडली के अंदर उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका मान आवर्ती रूप से धनात्मक धनात्मक ऋणात्मक होता रहेगा, और ऐसे विद्युत वाहक बल को हम प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं। और इस प्रकार की जो धारा होती है दोस्तों उसको हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। यदि आप इसी वक्र के साथ में धारा की वैल्यू भी देखें तो धारा का जो मान होता है वो विद्युत वाहक बल के अंदर R का भाग लगाने पर प्राप्त होता है। इसका मतलब धारा की जो वैल्यू होती है वो होती तो इसी टाइप में ही है, क्योंकि इसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है और इसमें भी साइन ओमेगा टी आ रहा है। तो वक्र तो इसी टाइप का ही मिलेगा, बट उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम रहेगी, जो धारा है उसका मान कम रहता है। ये जो वक्र है दोस्तों I बराबर I0 साइन ओमेगा टी का वक्र है, ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा और ये है प्रत्यावर्ती वोल्टा। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर यदि हम किसी कुंडली को घूर्णन गति करवाते हैं तो उसमें उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल होता है, जो उत्पन्न धारा है वो प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो में कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा जो प्रेरित धारा है वो अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।